नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुछ तीखा कुछ मीठा में। मैं हूं अनीता और आज का दिन फिर से एक नई ऊर्जा और एक नए स्वाद के साथ शुरू हो रहा है। आप सभी जानते हो कि मैं अपने शहर खंडवा में कुछ तीखा कुछ मीठा नाम से एक क्लाउड किचन भी चलाती हूँ। मेरे किचन की हर हलचल, हर नई डिश की खुशबू और रोजमर्रा की छोटी बड़ी बातें अपने क्लाउड किचन की बेहतरीन जर्नी के साथ साथ आप लोगों के क्लाउड किचन को लेकर कुछ आवश्यक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए मैं यहां आती हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफर को। पता है दोस्तों, हमारी जिंदगी में कुछ आवाजें ऐसी होती है जो हमारे कानों से ज्यादा दिल में बसती हैं। माँ की चूड़ियों की खनक भी उन्हीं में से एक है जो हमें सुकून देती है। सुबह की रसोई में जब माँ की चूड़ियाँ छनकती तो ऐसा लगता कि दिन की शुरुआत हो गई है। जब हम स्कूल से लौटते और दरवाजे पर खनकती चूड़ियों के साथ माँ मिलती, दिन भर की थकान पल भर में गायब हो जाती। देर रात जब नींद खुलती और माँ की चूड़ियों की हल्की सी झनकार सुनाई देती तो ऐसा महसूस होता है कि माँ अब भी हमारे लिए जाग रही है। यह खनक सिर्फ आवाज नहीं, एक एहसास है, सुरक्षा का, अपनेपन का, बेइंतहा प्यार का। शायद इसी वजह से जब भी ये जानी पहचानी खनक कानों में पड़ती है तो बिना देखे ही हम कह देते हैं माँ आ गई। लोग काम करते करते भी मन न पता नहीं कहाँ कहाँ विचरण करने लग जाता है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ किचन की साफ सफाई। किचन जब साफ सुथरा हो तो खाने का स्वाद अपने आप आ जाता है। आज मैंने अपने किचन को बहुत अच्छे से साफ किया, बर्तन चमकाए, बर्नर को पोंछा, मसालों की शीशियां भी अच्छी तरह से पोंछकर उसको जमा दिया, हर कोना तरोताजा कर दिया। रसोई घर सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती, यह हमारी मेहनत और प्यार और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर एक पवित्र स्थान होता है। यहाँ मां अन्नपूर्णा का वास होता है। जब यह स्वच्छ और सुव्यवस्थित हो तो काम करने का उत्साह और ज़्यादा बढ़ जाता है और भोजन भी अधिक स्वादिष्ट बनता है। तो रोजाना डीप क्लीनिंग करना तो मेरे लिए संभव नहीं होता है, लेकिन किचन को साफ सुथरा और कीड़ों से मुक्त रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगी कि जिससे हम अपने किचन को और अच्छी तरह से और साफ सुथरा रख सकते हैं और अनेक प्रकार के कीड़ों और कॉकरोच से भी हम अपने रसोई घर को बचा सकते हैं। तो मेरी आदत में है रोजाना रात को सोने से पहले रसोई घर को अच्छी तरह से साफ करना। हर बार खाना बनाने के बाद जब गैस चूल्हा, स्लैब और सिंक को भी मैं अच्छी तरह से पोंछ करके साफ कर देती हूँ। कभी भी जूठे बर्तन को मैं रात भर के लिए नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि बचा हुआ जो खाना होता है ना, उससे कीड़े आकर्षित होते हैं। डस्टबिन को भी मैं रोज खाली करती हूँ, रोज उसको अच्छी तरह से साफ करके धो करके धूप में रख देती हूँ। दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि आप भी सिंक के पास ज्यादा समय तक पानी जमा ना होने दें, क्योंकि गीली जगह पर कीड़े जल्दी पनपते हैं। किचन के किसी भी कोने में पानी लीक हो रहा हो तो उसको तुरंत ठीक करवाना चाहिए। सूखे कपड़े से स्लैब और किचन टॉप को अच्छी तरह से पोंछना चाहिए ताकि वहां पे नमी ना रहे। मेरा मानना है कि नेचुरल तरीके से कीड़ों को दूर रखें। आप कॉकरोच भगाने के लिए तेज पत्ता, कपूर, लौंग या फिर नींबू के छिलके किचन के कोनों में रख देना चाहिए। बेकिंग सोडा और शक्कर मिलाकर कॉकरोच वाली जगह पर डाल दें तो इससे कॉकरोच दूर भागते हैं। रोज तो नहीं, लेकिन हफ्ते में एक बार डीप क्लीनिंग जरूर करती हूँ। कई बार मैं ऐसा करती हूँ कि पानी में थोड़ा सा सिरका या फिर नींबू का रस डाल देती हूँ और उस पानी से फिर पोछा लगा लेती हूँ। तो इससे ये फायदा होता है कि जो फर्श की जो चिकनाई है वो दूर हो जाती है, छोटे छोटे कीड़े और चींटियां भी नहीं आती हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि हफ्ते में एक बार सभी मसाले के डब्बे, आटे के डब्बे को अच्छी तरह से चेक कर लेती हूँ कि कहीं इसमें कीड़े तो नहीं लग गए। मैं ऐसा करती हूँ कि जब अखरोट को तोड़ती हूँ तो उसके छिलके मैं साइड में रख लेती हूँ और लहसुन छीलती हूँ, उसके छिलके हैं, डंठल है, ये सब मैं इकट्ठे करके रख लेती हूँ एक पॉली बैग में। अखरोट के छिलके, नीम की पत्तियां और ये अपने लहसुन के जो छिलके होते हैं, इनको मैं आटे में, दाल में, चावल में
कपड़े की पोटली बना कर के अनाज में डाल देती हूँ। इससे ये जो हमारे अनाज है ना, इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। हफ्ते में एक बार किचन की अलमारी दराजों को खोल करके अंदर से साफ करती हूँ और उन पर भी अखबार या फॉइल पेपर लगा देती हूँ। चलिए, किचन की क्लीनिंग का काम तो पूरा हो गया है। अब मैं बनाऊंगी सुबह का नाश्ता। भाई, सुबह की पहली किरण और नाश्ते में हो गरम गरम मूंग दाल कचौरी, तो बात ही क्या है। तो आज मैंने अपने रसोई में खास तौर पर बनाई है खस्ता और मसालेदार मूंग दाल की कचौरी, जिसका हर एक निवाला स्वाद और खुशबू से भरपूर है। बाहर से कुरकुरी, अंदर से मसाले से भरी नरम नरम मूंग दाल की स्टफिंग। बस एक बार खाओ और दिल खुश हो जाए। इसे हरी धनिया की चटनी या इमली की चटनी के साथ जैसे चाहे वैसे खा सकते हैं। जब भी मैं कचौरी बनाती हूँ तो कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखती हूँ। और कौन सी है वो खास बातें जिससे हमारी कचौरी बहुत टेस्टी, स्वादिष्ट और खस्ता बनती है, तो चलिए इसको मैं आपके साथ भी साझा करती हूँ। तो सबसे पहले मूंग दाल कचौरी बनाने के लिए मूंग की दाल को अच्छी तरह से 2-3 बार धो लेती हूँ और उसको 2-3 घंटे भिगा करके रख देती हूँ। भीगी हुई दाल को अच्छी तरह से थोड़ा दरदरा ही पीसती हूँ, ज़्यादा महीन नहीं करती हूँ। और मसालों के साथ दाल की पीठी को आंच पर भूनती हूँ जब तक कि उसका पूरा पानी ना सूख जाए और ये हल्की भुरभुरी ना हो जाए। स्टफिंग में नमी रहेगी ना, तो कचौरी कुरकुरी नहीं बनेगी। अब मूंग दाल मसाले को अच्छी तरह से मसलते हुए छोटी छोटी गोलियां बना करके एक तरफ रख लेती हूँ। मैदे में थोड़ा सा सूजी मिलाने से कचौरी ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। आटे में मोयन हम डालते हैं घी या तेल का और अच्छे से मिलाते हैं और चेक करना होता है कि ये मोयन अच्छे से हमने डाला है या नहीं। थोड़ा सा आटा हाथ में लेकर मुट्ठी बंद करें, अगर आटा जुड़ जाए तो मोयन सही पड़ा है। और नरम आटा गूंदें और उसको 20 से 30 मिनट के लिए ढक करके रेस्ट के लिए रख दें ताकि वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। मैं यहाँ पर मूंग दाल कचौरी बनाने के लिए मैदे की जगह गेहूं के आटे का उपयोग कर रही हूँ। आप भी चाहे तो मैदे की जगह गेहूं का आटा उपयोग में ले सकते हैं। इससे भी स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि और ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनती है और साथ ही हेल्दी भी हो जाती है। तो हम मैदे को अवॉइड करके गेहूं के आटे का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। आटा गूंदने के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि 20 से 30 मिनट आटे को हमको ढक कर रखना है, जिससे आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए और कचौरी अच्छी फूली फूली बने। 20 से 30 मिनट बाद हम आटे को लेकर के उसको रोल करके उसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। अब लोई को गोल पेड़ा जैसा बना करके उंगलियों की सहायता से उसको कटोरी नुमा आकार दे देंगे और जो हमने कचौरी के मसाले की जो गोली बना के रखी है, उसको हम इसमें बीच सेंटर में रखेंगे और अच्छी तरह से उसको हम पैक कर देंगे। आप चाहे तो कचौरी को हाथ में उंगलियों और हथेली की मदद से उसको धीरे धीरे बढ़ा लें। और यदि एक और दूसरा तरीका है कि इसको हम बेल भी सकते हैं, लेकिन बेलते समय हमें कुछ सावधानी रखनी है। जैसे कि कचौरी बेलते समय किनारों को पतला और बीच में हल्का मोटा रखना है ताकि तलते समय ठीक से फूले। कचौरी को बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, नहीं तो तेल में वो जाके फट जाएगी और पूरा तेल खराब हो जाएगा। जब हम तेल में कचौरी को तलेंगे तो एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि तेल न ज़्यादा गर्म हो और न ही ज़्यादा ठंडा हो। मध्यम आंच पर ही हमको तलना है। चेक करने के लिए एक छोटा सा टुकड़ा तेल में डालें। अगर धीरे धीरे बुलबुले उठे तो तापमान बिल्कुल सही है। और बहुत गर्म तेल में तलने से कचौरी बाहर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। एक चीज और, तेल में ज्यादा कचौरी एक साथ बिल्कुल भी न डालें। ज्यादा कचौरी डालने से तेल का तापमान कम हो जाएगा और कचौरी ठीक से नहीं फूलेगी। कचौरी को तलते समय हल्का हल्का चम्मच से दबाएं, इससे वो अच्छी तरह से फूलेगी। तो इस तरह हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे ना, तो हम घर पर ही बाजार से भी ज्यादा अच्छी, टेस्टी और हेल्दी कचौरी घर पर तैयार कर सकते हैं। कुछ लोग कचौरी में बेकिंग सोडा डालते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा का प्रयोग कचौरी में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि जो कचौरी है वो बहुत ही ऑयली हो जाती है और कुरकुरी भी नहीं बनती है। मुझे लगता है इन छोटे छोटे टिप्स को अपनाकर हम बहुत टेस्टी और हेल्दी कचौरी घर पर तैयार कर सकते हैं।
एक बार आप इन टिप्स को ध्यान में रखते हुए कचौरी बनाओगे ना, तो उसका स्वाद एक अलग ही होगा और आप पाओगे कि हम सच में बहुत ही टेस्टी और एकदम परफेक्ट कचौरी घर में तैयार कर सकते हैं, जैसे कि हलवाई बनाते हैं वैसी ही। तो ये कचौरी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे अपने बच्चों को, अपने पति को सर्व करूंगी। मुझे ये 2-3 दिन के बाद तक भी बहुत अच्छी लगती है। चाय के साथ इसका स्वाद और अच्छा आता है। चटनी के साथ, दही की चटनी, इमली की चटनी और हरी चटनी के साथ तो ये लगती ही मज़ेदार है, लेकिन चाय के साथ भी इसे आप लोग खा के देखिएगा। और इसको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। यदि हम कहीं सफ़र पे जा रहे हैं, तो हम इसको बना लें और अपने साथ इसको ले जा सकते हैं। चलिए, अब हमारी कचौरी तैयार हो गई है। हम सब मिलकर के गरमा-गरम कचौरी का मज़ा लेते हैं। चाय नाश्ते के बाद अब मैं आ जाती हूँ फिर से अपने किचन में दोपहर का भोजन तैयार करने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ दोपहर के भोजन में कभी-कभी बची हुई थोड़ी-थोड़ी सब्जियों को मिलाकर के भी एक बेहतरीन सब्जी बनाई जा सकती है। तो बस मैं वही बना रही हूँ। तो आज मैंने घर में रखी अलग-अलग सब्जियों को मिलाकर के एक मज़ेदार और बहुत टेस्टी सब्जी तैयार की है। तो आइए देखते हैं आज की सब्जी की रेसिपी कि आज मैंने क्या बनाया है और कैसे बनाया है। तो फ्रिज में कुछ शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, मटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी ये सब सब्जियां थी मेरे पास में, थोड़ी-थोड़ी सी बच गई थी। इन्हीं को ही मैंने रफली चॉप कर लिया है और इसकी बेहतरीन सब्जी तैयार की है। कढ़ाई को गैस पे रखकर गरम कर लिया है। आवश्यकता अनुसार तेल डाल दिया, उसमें तेल गरम जब हो गया तब उसमें पंचफोरन डाला है। बारीक कटी हुई लहसुन डाल दिया, वो गुलाबी हो गई। उसके बाद डाल दिए है बारीक कटे प्याज, हरी मिर्च और जब ये भी सुनहरे हो गया तब डाल दिए इसमें बारीक कटे हुए टमाटर। सबको अच्छी तरह से हम उसको भून लेंगे। उसके बाद डाल देंगे इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। फिर से इसको अच्छे से चला लेंगे और सबको फिर से भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर को मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद फिर उसका पानी निकाल करके उसको भी उसमें डाल दिया है। ये है हमारी गाजर। गाजर को भी मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसको भी इसमें मैंने मिक्स कर दिया है। सबको फिर से चलाएँगे, अच्छी तरह से भूनेंगे। देखो सब्ज़ी जब हम बनाते हैं ना, इसको हम अच्छी तरह से भूनते हैं ना, तो स्वाद बहुत ही बेहतरीन आता है। देखिए। अब जब पूरा अच्छी तरह से भुन गया है तो इसमें वही रेगुलर सूखे मसाले डालूँगी। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा-सा गरम मसाला और किचन किंग मसाला भी डालती हूँ, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। सबको फिर से चला लूँगी और अच्छी तरह से पूरे मसाले और जो सब्ज़ी है उसको अच्छी तरह से भून लूँगी। जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगी, तब इसमें मैं डालूँगी कटी हुई पत्ता गोभी। इसमें थोड़े से फूल गोभी भी डाल दिए थे। सबका पानी अच्छी तरह से निथारने के बाद इसको हम डाल देंगे कढ़ाई में। पत्ता गोभी, फूल गोभी, आलू इनको डाल दिया है। इसके डालने के बाद अच्छी तरह से फिर से चला लूँगी। पूरी सब्जी को अच्छी तरह से चलाते हुए 5 से 7 मिनट इसको भून लेंगे। तो सब्जी जितनी भून जाएगी उतना बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये सब्जी भी बना कर के देखिएगा कभी। आपके पास फ्रिज में जितनी भी सब्जी बच गई हो ना, कभी-कभी ऐसा होता है ना, थोड़ी-थोड़ी सी सब्जी बच जाती है।
तो उसको क्या करें हम, तो इस तरह से सारी सब्जियों को मिला करके एक बढ़िया से मिक्स वेज तैयार कर लें। ये सब्जी ना बहुत ही टेस्टी है, बहुत ज़्यादा तेल मिर्च मसाला इसमें मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन स्वाद इतना मस्त है ना इसका, एकदम ज़बरदस्त स्वाद आता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरह से। जब सब्जी को अच्छी तरह से भून लेंगे तब उसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक। फिर से सबको अच्छी तरह से चलाएंगे और अच्छे से भून लेंगे। जब हम सब्जी को अच्छी तरह से भून ले, सारे मसाले बिल्कुल मिक्स हो जाएं, उसके बाद में हम कम से कम 3 से 4 मिनट हम उसको ढक के पकाएंगे। बहुत ज़्यादा देर तक उसको ढकना नहीं है और बहुत ज़्यादा सब्जी को गलाना नहीं है ना। हल्का उसमें क्रंचीनेस होना चाहिए, तभी उसका टेस्ट एकदम अच्छा आता है। ये मेरा डेली का नियम है कि खाना खाने के बाद कुछ थोड़े बहुत काम करने के बाद मैं अपने क्लाउड किचन कुछ तीखा कुछ मीठा में आती हूँ। हमारे एक यूट्यूब सब्सक्राइबर ने प्रश्न किया कि वो अपने गांव से अपना क्लाउड किचन शुरू करना चाहते हैं, तो क्या ऐसा संभव हो सकता है? तो उनसे मैं कहना चाहूंगी कि हाँ, बिल्कुल आप अपने गांव से अपना क्लाउड किचन शुरू कर सकते हो, लेकिन इसमें हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको बाजार की समझ होना चाहिए। आप ये पहले जान लें कि आपके गांव या आपके आसपास के इलाके में खाने की कितनी डिमांड है। क्या लोग ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने में रुचि रखते हैं? क्या वहाँ के लोग ऐसे हैं जो रोज खाना मंगवाना पसंद करेंगे? तो क्लाउड किचन शुरू करने से पहले थोड़ा सा इन बातों की जानकारी ले लें, तो आगे का रास्ता आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यदि आप गांव में क्लाउड किचन शुरू करना चाहते हैं, तो गांव में ऐसा स्थान चुनें, ऐसी जगह चुनें जहां आसानी से डिलीवरी की जा सके। सड़क के पास हो तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि सामान लाने में ले जाने में कोई दिक्कत ही ना हो। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि आपके गांव में सबसे ज़्यादा कौन-कौन से व्यंजन पसंद किए जाते हैं। कहने का मतलब आप अपने गांव के लोगों की रुचि के बारे में भी जानें और समझें। फिर उस हिसाब से अपना मेन्यू तैयार करें। आज इतना ही, लेकिन इस विषय से संबंधित एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। आज बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए।